सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी ये जो वाइस प्रिंसिपल पता है आपको, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उसके एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म नहीं है? कौन सा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म नहीं है? सभी को पता है, वॉटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल होता है, बट जेनरिक मॉडल नहीं होता। तो ये यहां पर आंसर है। ठीक है, तो थ्योरी तो आप पढ़ेंगे ही, बट जब आप क्वेश्चन करेंगे तब उस क्वेश्चन का आपको पूरा एनालिसिस करना है, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि ये वॉटरफॉल मॉडल आया कब था? बताइए, जो वॉटरफॉल मॉडल है वो कब डेवलप हुआ था? वॉटरफॉल मॉडल कब डेवलप हुआ था? किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था विंस्टन रॉयस ने। कब डेवलप किया, कब प्रपोज किया? 1970 में। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए इस वॉटरफॉल मॉडल को हम क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं। इसे हम ट्रेडिशनल मॉडल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? ट्रेडिशनल मॉडल। इसे लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। इसे सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। तो ये वॉटरफॉल मॉडल के ही नेम है, क्लासिकल मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लीनियर मॉडल, सीक्वेंशियल मॉडल। वॉटरफॉल मॉडल को कहां यूज किया जाता है यह मुझे पता होना चाहिए। जहां पर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है, जहां पर रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होती है, वहां पर वॉटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। तो याद रखेंगे, जहां रिक्वायरमेंट, जहां पर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट होती है मतलब बदलती नहीं है। जहां पर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बदलती नहीं है, वहां पर हम यूज करते हैं वॉटरफॉल मॉडल को। यह बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम वॉटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं। यह हमें अच्छी तरह से याद रखना है। कोई बताएगा मुझे कि इसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं? वॉटरफॉल मॉडल के अंदर कौन कौन से फेजेज होते हैं बताइए। सबसे पहले आपका इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डिजाइन होता है। डिजाइन के बाद कोडिंग होता है। अगर सिस्टम होता तो कोडिंग की जगह क्या आ जाता? इंप्लीमेंटेशन आ जाता। कोडिंग के बाद क्या होता है? टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद क्या होता है? डेप्लॉयमेंट होता है। डेप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस होता है। तो हमारे किसी भी मॉडल के जो भी फेजेस हैं वो हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद क्या होता है? इसमें एक फेज कंप्लीट होने पर, एक फेज कंप्लीट हुआ, देन सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। पहला फेज कंप्लीट, दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक फेज कंप्लीट हो गया, मैं दूसरे फेज पर हूं, तो मैं वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकता हूं। मुझे याद रखना है, वॉटरफॉल मॉडल में बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। हम अगर नेक्स्ट फेज पर आ गए तो प्रीवियस फेज पर नहीं जा सकते हैं वॉटरफॉल मॉडल में। यह मुझे अच्छी से याद रखना है। अब बात करते हैं स्पाइरल मॉडल की। स्पाइरल मॉडल को किसने डेवलप किया, किसने प्रपोज किया? बैरी बोहेम ने।
कब प्रपोज किया था इसे? 1986 में। कब प्रपोज किया? 1986 में। और जो स्पाइरल मॉडल है उसके लिए भी मुझे ऐसी लाइनें याद रखनी है जो मेरी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो कोई बताएगा स्पाइरल मॉडल की ऐसी कौन सी लाइन है जिसे बार बार पूछा जाता है? स्पाइरल मॉडल किसके लिए यूज होता है? रिस्क हैंडलिंग के लिए। स्पाइरल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। तो मुझे याद रखना है, स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस या रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। जो स्पाइरल मॉडल है वो आपका एक ऐसा मॉडल है जो रिस्क को एनालाइज करता है, रिस्क को मॉनिटर करता है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में कहीं भी रिस्क आती है तो उसे अर्ली स्टेजेस पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मुझे याद रखना है ये एक इवोल्यूशनरी मॉडल है। कैसा मॉडल है? ये मेरा एक इवोल्यूशनरी एंड इंक्रीमेंट मॉडल है। ठीक है, ये एक इवोल्यूशनरी इंक्रीमेंट मॉडल है, मुझे याद रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा स्पाइरल मॉडल कैसा होता है, इस तरह से। तो इसमें एक लूप, एक फेज होता है। एक लूप क्या होता है? एक फेज होता है। इसमें हर फेज में, हर लूप में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है। हर फेज में, हर लूप में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है, फीडबैक दिया जाता है। तो यहां पर अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वो मेरे प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट हो सकती है। बट आपको पता है वॉटरफॉल मॉडल में अगर कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी सी भी चेंज हो गई ना तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। जहां पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल फिक्स होती है वहां पर ही वॉटरफॉल मॉडल यूज होगा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी भी चेंज हो रही है तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब मेरा आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है? प्रत्येक इंक्रीमेंट में फंक्शनलिटी ऐड होती है। मतलब हमने क्या करा, इसमें एक लार्जर प्रोजेक्ट है, उसको हमने बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर लिया। देन इसे हमने हर पार्ट को अलग अलग डेवलप करके अलग अलग स्टेजेस में डेवलप किया। और हर स्टेज में हमने क्या किया? हर स्टेज में हमने उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर दी। तो ये आपने इसका डायग्राम देखा होगा, ऐसा होता है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, एक इंक्रीमेंट, दूसरे इंक्रीमेंट में वापस एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। तो हर इंक्रीमेंट में कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड होती है। तो ये बेसिकली मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट मॉडल है, जितने भी एसडीएलसी मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, उनके नेम याद रखने हैं और उनके कोर कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ने हैं सारे मॉडल्स। नेक्स्ट बताएंगे, द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला स्टेप कौन सा है? बताइए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला स्टेप कौन सा है? बताइए, सभी को पता है सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कौन सा है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। दैट मींस उस सॉफ्टवेयर को, कोई भी प्रोग्राम हम क्यों लिख रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, कोई भी एल्गोरिदम हम क्यों राइट कर रहे हैं,
किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। आज आपने बैंक में देखा, पहले बैंक में सब कुछ मैन्युअली होता था, तो इस बैंकिंग को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने के लिए, इस मैन्युअल वर्क से छुटकारा पाने के लिए, इस बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए बैंक में सॉफ्टवेयर आया। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व करने के लिए वहां सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ। तो ये मुझे याद रखना है, कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किया जाता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है उसमें हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम को तू इस सॉफ्टवेयर से सॉल्व करना चाहता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उन सबका एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद डिजाइनिंग होती है, इसके बाद टेस्टिंग होता है। तो SRS एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब ये SRS बन जाता है ना, तो एक साइड तो मेरी होती है कंपनी जो इसको डेवलप करेगी और एक साइड होता है मेरा कस्टमर। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर रिक्वायरमेंट कलेक्ट की, दोनों ने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, फिर यहां पर बना दिया SRS बना दिया। SRS पे कस्टमर के भी साइन होंगे और कंपनी के भी साइन होंगे। तो इन दोनों के बिड में ये क्या हो जाएगा, एक तरह का एग्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपनी है उसमें एक बिजनेस एनालिस्ट होता है जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है और उन्हें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वो एक तरह से हम बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU हो जाता है कि आप, कस्टमर बोलता है कि आप मेरे लिए ये काम करके देंगे इतने पैसे में, इतने टाइम में, और कंपनी भी ये बोलती है आपने मुझे इतने पैसे में इतने काम दिए, मैं वो करके दे दूंगा। तो एक तरह से ये एग्रीमेंट का भी काम करता है। ठीक है, विच इज द लास्ट फेज इन वाटरफॉल मॉडल, बताइए वाटरफॉल मॉडल में लास्ट फेज कौन सा है। मैंने आपको बताया था पहला फेज कौन सा है, पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहला फेज कौन सा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा फेज कौन सा है, डिजाइन। तीसरा कौन सा है, कोडिंग। चौथा कौन सा है, टेस्टिंग। पांचवा कौन सा है, डेप्लॉयमेंट। और लास्ट फेज कौन सा है, मेंटेनेंस। लास्ट फेज कौन सा है, मेंटेनेंस। तो लास्ट फेज होता है मेंटेनेंस। आपको पता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है। देन डिजाइन फेज में कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, UML डायग्राम्स। इसके अलावा कुछ एल्गोरिदम हम राइट कर सकते हैं। देन उसे कोड किया जाता है, देन उसे टेस्ट किया जाता है, देन उसे डेप्लॉय किया जाता है, देन मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस फेज में बेसिकली क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस फेज में जो मेन काम होता है कि अगर मेरे सॉफ्टवेयर में कोई बग आ रहा है तो बग फिक्सिंग होगी। अगर मेरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो मेंटेनेंस फेज में आपकी बिग फिक्सिंग होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अगर मेरे सॉफ्टवेयर की कहीं परफॉर्मेंस लो है तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस फेज में
होता है, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छी तरह से ये चीजें याद रखेंगे कि कौन से फेज में क्या होता है। मेंटेनेंस फेज में बिग बग फिक्सिंग होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस होता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर करेक्टली चले, हमारा सॉफ्टवेयर करेक्टली चले, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क करे, इसलिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कौन सा एक फंक्शनल विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मतलब फंक्शन की बात नहीं हो रही, यहां पर अदर एट्रीब्यूट की बात हो रही है। देखो, अब बात करते हैं हम यहां पर यूजेबिलिटी की। यूजेबिलिटी की मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मतलब मेरा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट से किस तरह से बिहेव करेगा। अगर मेरा सॉफ्टवेयर आउटसाइड किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है तो उनके मिड में इंटरफेसिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये भी एक मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल एंड टूल्स रिक्वायरमेंट, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जावा चाहिए, MySQL चाहिए, तो ये टेक्निकल टूल रिक्वायरमेंट है। ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूं, तो ये मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो अनऑथराइज यूजर, जो अनऑथराइज यूजर्स हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेड्स है, उनके सामने खड़ा रहना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज यूजर, कोई भी सिक्योरिटी थ्रेड मेरे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या मैं बोल सकता हूं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, हमारे सिस्टम में बहुत सारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो मेरे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है ये कि मेरा सिस्टम इजी टू यूज होना चाहिए, अदर किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है तो इजीली वो कनेक्ट हो जाना चाहिए, उनके मिड में इंटर ऑपरेबिलिटी आसानी से हो जानी चाहिए, मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी मेरा क्या है, परफॉर्मेंस भी मेरा एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये मुझे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो मुझे पता होना चाहिए। मेरा सॉफ्टवेयर मेंटेन होना चाहिए, तो मेंटेनेबिलिटी, इस तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब यहां पे टेक्निकल टूल्स एंड रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो टेक्नोलॉजी है जिसमें मुझे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो ये मेरी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें से कौन सी एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सी एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, बताइए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मेरे सिस्टम के ऑपरेट होने की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, तो अलग अलग कंडीशंस में मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस तो डाउन नहीं हो रही। ठीक है,
अलग अलग कंडीशंस में सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। मतलब अगर कोई कंडीशन आ गई और उसमें मेरे सिस्टम की स्पीड स्लो हो गई, दैट मींस वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो ये कौन सा है? ये नॉन फंक्शनलिटी टेस्ट है। अब बात करते हैं हम लोड टेस्टिंग की। अगर मेरे सिस्टम पर कुछ स्ट्रेस आ गया, बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो स्ट्रेस में, लोड में मेरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा? वो कहीं गलत, इनकरेक्ट आउटपुट तो देने नहीं लग जाएगा। पीक लोड, आपको मैंने बहुत सारे काम दे दिए तो काफी बार हम पगला जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा सिस्टम भी रॉन्ग फंक्शनलिटी करने लग जाता है। तो पीक लोड में सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, यह होती है मेरी लोड टेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा होती है रिलायबिलिटी टेस्टिंग। मतलब ओवर द टाइम मेरे सिस्टम पर मैं भरोसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ओवर द टाइम मतलब मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। मतलब रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिलायंस, ट्रस्ट, मेरा सिस्टम रिलायबल है या नहीं है, भरोसे के लायक है या नहीं है। यह होती है रिलायबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, यहां पर आंसर होगा डेट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? यूनिट टेस्टिंग में एक मॉड्यूल, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? एक मॉड्यूल, या मैं बोल सकता हूं एक कोड ब्लॉक को टेस्ट किया जाता है। और कोड ब्लॉक किसका होता है? डेट इज फंक्शन का होता है। ठीक है, तो एक मॉड्यूल कोड ब्लॉक को उसकी करेक्टनेस के लिए टेस्ट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग है? यूनिट टेस्टिंग मेरी फंक्शनल टेस्टिंग है। तो आपको पता है सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डेवलप किया जाता है। तो हम चेक करेंगे कि कोई भी मॉड्यूल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हम चेक करेंगे यूनिट टेस्टिंग से। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के काम आता है, जबकि परफॉर्मेंस, लोड और रिलायबिलिटी टेस्टिंग कौन सी है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है। हमारे सिस्टम का लोड, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये नॉन फंक्शनल चीजें हैं। नेक्स्ट बताएंगे, स्पाइरल मॉडल बिगिंस विद। स्पाइरल मॉडल कौन से फेज से स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया था हर फेज में, हर स्पाइरल को, हर फेज में, हर स्पाइरल में, हर स्पाइरल को हम बोल सकते हैं हर लूप में किसके साथ इंटरेक्शन होता है? कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है। तो आप बताइए स्पाइरल मॉडल का जो डेवलपमेंट है वो कहां से स्टार्ट होता है? स्पाइरल मॉडल का जो डेवलपमेंट है वो कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? कस्टमर कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो मेनली इसके जो 4 फेज होते हैं वो पहला होता है डेट इज कस्टमर कम्युनिकेशन। और हर फेज में, लूप में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन किया जाता है। कस्टमर अपना फीडबैक देता है जिससे कि मेरे सॉफ्टवेयर को,
मेरे प्रोजेक्ट को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। कस्टमर कम्युनिकेशन के बाद इसमें क्या होता है? कस्टमर कम्युनिकेशन के बाद इसमें प्लानिंग होती है और क्या होता है? रिस्क एनालिसिस होता है। ठीक है, कस्टमर के कम्युनिकेशन के आधार पर हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करेंगे उसके लिए प्लानिंग की जाती है। उसमें अगर कोई रिस्क है तो रिस्क को एनालाइज किया जाता है। देन यहां पर एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहां पर स्टार्ट होती है। और इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है? इसमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, हम कोड करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि स्पाइरल मॉडल में हर स्पाइरल को एक लूप कहते हैं और हर लूप में, हर फेज में, हर स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमारा कस्टमर है उसके साथ इंटरेक्शन होगा ही होगा। बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेहतरीन होता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर कौन सी कोचिंग बेटर होती है, कौन सा टीचर बेटर होता है जो बच्चों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे? आप कहोगे हां, मैं कहूंगा ना। जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखे बट मेन ध्यान रखे वो एग्जाम में आने वाले पेपर का, कि उस पेपर के लेवल से, उस पेपर के अकॉर्डिंग वो टीचर आपको कंटेंट दे रहा है नहीं दे रहा। अगर आज मान लो आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हुई बट कल पेपर आया और मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आ गया, तो मैं कहूंगा आपकी खुशी डबल हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और इस मार्केट की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर का भी एक मार्केट है, तो उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तभी मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाता है। और मार्केट का किंग कौन होता है? हु इज किंग ऑफ द मार्केट? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कोई दुकान बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ा होता है कस्टमर। नेक्स्ट बताइए, द लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन इज काइंड ऑफ। बताइए सबसे लोअर डिग्री वाला कोहेजन कौन सा होता है? अब देखो, एक तो आपने टर्म सुनी होगी कोहेजन, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोहेजन का या कपलिंग का। कोहेजन का मतलब क्या होता है? एक मॉड्यूल के अंदर की कनेक्टिविटी। और कपलिंग का मतलब होता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की कनेक्टिविटी। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कोहेजन हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए कोहेजन ऑलवेज हाई होना चाहिए। एक बेहतरीन, एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए कोहेजन ऑलवेज हाई होना चाहिए और कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए। कोहेजन ऑलवेज हाई होना चाहिए और कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए, यह मुझे याद रखना है। आपके यूपी वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, देखो अभी मेरे को आपको लर्न कराना है और मैं कह रहा हूं कि मैं आपके 150 क्वेश्चंस को 100 मिनट में करने की प्रैक्टिस लास्ट तक करा दूंगा। डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलना और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करते रहना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और ऐप पर भी कनेक्ट रहे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन एक बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए ऑलवेज हाई होना चाहिए और कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए। अब कोई मुझे बताएगा सबसे बेस्ट कोहेजन कौन सा होता है? सबसे बेस्ट कोहेजन कौन सा होता है और सबसे वर्स्ट कोहेजन कौन सा होता है? तो काफी बार एग्जाम में क्या होता है,
कि जो नाम हम सोच रहे होते हैं ना वो नहीं आता, कोई दूसरा आ जाता है। तो देखिए पहला कोहेजन होता है दैट इज फंक्शनल कोहेजन। पहला कोहेजन कौन सा होता है? फंक्शनल कोहेजन। सबसे बेटर कोहेजन कौन सा होता है? फंक्शनल कोहेजन। और सबसे बेकार कोहेजन कौन सा होता है? सबसे बेकार कोहेजन होता है कोइंसिडेंशियल कोहेजन। तो ये तो आपको याद है दोनों तो, लेकिन एग्जाम में सपोज ये कोइंसिडेंशियल कोहेजन नहीं आया। अब बताइए कोइंसिडेंशियल कोहेजन नहीं आया, कोइंसिडेंशियल कोहेजन नहीं आया तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे दैट इज लॉजिकल कोहेजन। क्या करेंगे? लॉजिकल कोहेजन। हो सकता है एग्जाम में ऐसा कि कोइंसिडेंशियल कोहेजन एग्जाम में ना आए, कोइंसिडेंशियल कोहेजन नहीं आया एग्जाम में, ये बी ऑप्शन नहीं आया, तो अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ए ऑप्शन, दैट इज लॉजिकल कोहेजन। अब देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है सबसे बेस्ट कोहेजन कौन सा है, तो आपने बता दिया फंक्शनल कोहेजन, लेकिन एग्जाम में फंक्शनल कोहेजन ऑप्शन में नहीं आया, तो भाई दूसरा चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में सीक्वेंशियल कोहेजन है क्या। तो इनके ऑर्डर मुझे याद रखने हैं, इनके ऑर्डर याद रखूंगा तभी कुछ हो पाएगा। अगर सीक्वेंशियल कोहेजन नहीं है तो मैं देखूंगा कि कम्युनिकेशन कोहेजन है क्या। कम्युनिकेशन कोहेजन नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि प्रोसीजरल कोहेजन है क्या। तो इस तरह से इनका आपको सबका ऑर्डर याद रखना है। टेम्पोरल कोहेजन, सबका याद करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैं तो सिंपली इस तरह से याद रखता हूं FSC PTLC। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कोई भी फुल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लोअर डिग्री वाला कोहेजन होता है कोइंसिडेंशियल कोहेजन, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोइंसिडेंशियल ऑप्शन में नहीं आए तो आपको लॉजिकल सेलेक्ट करना होगा। सबसे बेस्ट हाईएस्ट डिग्री वाला कोहेजन पूछा जाए फंक्शनल कोहेजन होता है, फंक्शनल कोहेजन ऑप्शन में नहीं आए तो सीक्वेंशियल कोहेजन होगा। नेक्स्ट बताइए, which of the following are four solid dimensions of software feasibility? निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी के 4 ठोस आयाम हैं? देखो जब मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेता हूं, मैंने डिफाइन कर लिया कि मेरे को क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसमें कौन कौन से फंक्शन डेवलप करने हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो फिजिबल, फिजिबल का मतलब पॉसिबल है या नहीं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले यह चेक करना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो देखो बहुत सारी फिजिबिलिटी होती है। फिनेंस, फिनेंस का मतलब क्या होता है? मैं चेक करूंगा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कि उसे जो मेरे पास बजट है, जो मेरे पास कॉस्ट है, उसमें वो डेवलप हो जाएगा या नहीं होगा।
और उससे मेरी कंपनी को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो फोकट में काम कर रही हो। कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी तो वो चेक करेगी कि जो बजट मेरे पास है, जो बजट मेरे पास है उसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा या नहीं होगा, और फिर उससे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब मैं चेक करूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेबल है या नहीं है। यार मैं आज सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा हूं कि डेवलप करते करते टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी। मैं चेक करूंगा कि जो टेक्नोलॉजी में मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूं, सपोज मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और जिस टेक्नोलॉजी में मैं डेवलप करूंगा वो टेक्नोलॉजी का लाइसेंस ही 10,000 रुपए का है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो वो टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, वो टेक्नोलॉजी स्टेबल है या नहीं है, सब कुछ मैं, जो मेरे पास डिफाइंड टाइम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डिफाइंड टाइम में कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शेड्यूल फिजिबिलिटी। जो शेड्यूल, जो टाइम हमने फिक्स किया है उसमें मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है, जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स फिजिबिलिटी। और भी बहुत सारी फिजिबिलिटी होती है, लीगल फिजिबिलिटी होती है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना लीगल है या नहीं है। ठीक है, शेड्यूल, टाइम कंस्ट्रेंट एक ही बात है, तो यहां पर आंसर होगा डेट इज ए। अब देखो यहां पर प्रोग्रामर, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बेटर टर्म आ गई रिसोर्सेज, नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है, कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, तो बेटर ऑप्शन इज ए। तो मुझे जितनी भी फिजिबिलिटी है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिजिबिलिटी का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बताएंगे विच इज नॉट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, बताइए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, क्या इनपुट होगा, ये मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो ये भी मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट होगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हर चीज को अच्छी तरह से याद रखना है। सिस्टम टाइमिंग को कैसे मैनेज करेगा, मॉड्यूल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, ये भी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बट रिलायबिलिटी मेरी क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये पहले ही हमारे क्वेश्चन में आ चुका था। रिलायबिलिटी में हम ये चेक करते हैं कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, क्या ये जो सिस्टम है, जो ये सॉफ्टवेयर है, भरोसे करने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट बताइए विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग का टाइप नहीं है?
बताइए। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग सुना है, जिसमें सॉफ्टवेयर के हर मॉड्यूल को, हर ब्लॉक को टेस्ट किया जाता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में हम बनाते हैं, देन उनको हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करते हुए हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब सारे मॉड्यूल कनेक्ट हो जाते हैं तो हम होल सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम टेस्टिंग। तो प्रॉपर जैसी कोई टेस्टिंग नहीं होती, तो प्रॉपर टेस्टिंग यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट बताएंगे, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बताइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सी एक कपलिंग नहीं है? कौन सी एक कपलिंग नहीं है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, अगर मेरे सॉफ्टवेयर में कोई भी कपलिंग नहीं होती तो वो सबसे बेस्ट है, बट ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई कपलिंग होती है। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई कपलिंग ना हो। अगर बेस्ट कपलिंग पूछी जाए तो कौन सी कपलिंग होती है? बेस्ट कपलिंग का नाम बताएंगे, सबसे बेस्ट कपलिंग कौन सी होती है? कपलिंग ऑलवेज क्या होनी चाहिए? कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए एक बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, और कोहेजन एक बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, कोहेजन बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए ऑलवेज हाई होना चाहिए, कपलिंग ऑलवेज लो होनी चाहिए। बेस्ट कपलिंग कौन सी होती है? डेटा कपलिंग होती है। और सबसे बेकार कपलिंग कौन सी होती है? सबसे बस्ट कपलिंग कौन सी होती है? बताइए। सबसे बस्ट कपलिंग होती है, दैट इज कंटेंट कपलिंग। सबसे बस्ट कपलिंग कौन सी होती है? दैट इज कंटेंट कपलिंग। तो सबसे बेटर कपलिंग आपको याद रखनी है, सबसे बस्ट कपलिंग आपको याद रखनी है, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, इसके अलावा दूसरी डेटा के बाद कौन सी आती है? स्टाम्प कपलिंग। कौन सी आती है? स्टाम्प कपलिंग। स्टाम्प के बाद कौन सी आती है? कंट्रोल कपलिंग। इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनका ऑर्डर याद नहीं रखा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपसे गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर याद रखना है DSCE, एक्सटर्नल कपलिंग। E के बाद C, कॉमन कपलिंग। तो ये 6 टाइप की कपलिंग होती है। सबसे बेस्ट कपलिंग होती है मेरी डेटा कपलिंग, सबसे बेस्ट कपलिंग होती है डेटा कपलिंग, सबसे बेकार कपलिंग होती है कंटेंट कपलिंग। सबका नाम याद रखना है अच्छी तरह से। सिंपली देखो, एक बार वैसे ही आपको याद करने की प्रैक्टिस करोगे ना तो DSCE CC। ठीक है, अब बोलोगे 3 बार C आ गया, 3 बार C आ गया तो लास्ट वाला तो याद रह ही जाएगा, कंटेंट कपलिंग। कंटेंट से ऊपर कॉमन कपलिंग है, कॉमन से ऊपर कंट्रोल कपलिंग है, और डेटा कपलिंग सबसे बेस्ट है, स्टाम्प उसके बाद में है, और एक्सटर्नल बचा। ठीक है, तो इनका ऑर्डर अच्छी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर कंटेक्स्ट कपलिंग नहीं होती है, आंसर होगा डेट इज सी। नेक्स्ट बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अलाउज रिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट। ये बोल रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो रिक्वायरमेंट को रिफाइन करता है। मुझे बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो रिक्वायरमेंट को रिफाइन करना अलाउ करता है।
ठीक है, और बताइए इनमें से कौन सा मॉडल है, एक क्वेश्चन इधर और आ रहा है, इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट रिफाइन नहीं की जा सकती। अब मेरा बच्चा बोलेगा सर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, अब इसका आंसर देना है आपको। सबसे पहले इसका आंसर दो, ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट रिफाइन नहीं की जा सकती। आपको पता है एक मॉडल ऐसा है जिसमें एक फेज पे थे, एक फेज से दूसरे पे गए तो वापस एक पर नहीं आ सकते, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे। यहां पर कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, यहां पर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है, तो इसका आंसर केवल एक है, दैट इज वॉटरफॉल। क्या है? वॉटरफॉल। अब देखो इस आंसर के बाद मुझे कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हुआ कि सर एक मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट को रिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब सर इंक्रीमेंट में कर सकते हैं, स्पाइरल में कर सकते हैं, प्रोटोटाइप में कर सकते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट को रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे 4 में से तो एक ही चूज करना पड़ेगा, 4 में से एक ही चूज करना पड़ेगा, तो मुझे इन 4 में से कौन सा चूज करना होगा? बेटर वन। ठीक है, तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इन चारों में रिक्वायरमेंट रिफाइन हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सभी को पता है इंक्रीमेंट मॉडल में हर इंक्रीमेंट में कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड होती है, स्पाइरल में बार बार कस्टमर फीडबैक होता है। प्रोटोटाइप मॉडल याद आया कुछ? जल्दी से बताइए। देखिए प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, उसके बेसिस पर एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है, प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है, और डेवलप किया जाएगा फिर वापस कस्टमर के पास आता है तो वो वापस रिफाइन किया जाएगा। देन उस प्रोटोटाइप को कौन टेस्ट करता है? प्रोटोटाइप टेस्टेड बाय कस्टमर। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक तरह से वो आपको एक मॉडल बता देते हैं, एक डमी मॉडल बना देते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो वो टेस्ट करेगा, फिर कस्टमर फीडबैक देगा, फिर उसमें रिफाइनमेंट होगा, चलता रहेगा। तो मुझे बताइए यहां पर ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट को रिफाइन करने के लिए बनाया गया है? तो रिक्वायरमेंट को रिफाइन करने के लिए जो एक स्पेशल मॉडल बनाया गया है आपका, दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल में आपकी रिक्वायरमेंट रिफाइन होती है। ठीक है, बाकी आपको पता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में कुछ ना कुछ इटरेशंस चलते हैं, कुछ डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट यहां पर भी होता है, स्पाइरल में भी रिफाइनमेंट होता है, इंक्रीमेंटल में भी रिफाइन होता है। बट प्रोटोटाइप मॉडल की दुनिया ही तो पूरी किस पर बेस्ड है? रिक्वायरमेंट को रिफाइन करने पर बेस्ड है। तो यहां पर मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। तो हर मॉडल को गहराई से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो कितना अंतर है। एक क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन सा मॉडल जिसमें रिक्वायरमेंट रिफाइन नहीं की जा सकती,
वो वॉटरफॉल मॉडल। इसका मतलब 4 में की जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि गोला तो एक पे ही करेंगे। तो बेसिकली इन 4 में से मोर एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? प्रोटोटाइप मॉडल होगा। नेक्स्ट बताइए, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू हैंडल इनकरेक्ट इनपुट्स इज कॉल्ड एज। बताइए, इनकरेक्ट इनपुट्स को हैंडल करने की सिस्टम की एबिलिटी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, सिस्टम की इनकरेक्ट इनपुट्स को हैंडल करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट इनपुट्स। या मैं बोल सकता हूं इनवैलिड इनपुट्स, या मैं बोल सकता हूं अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स। इनकरेक्ट इनपुट्स, इनवैलिड इनपुट्स या अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स को हैंडल करने की एबिलिटी को रॉबस्टनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉबस्टनेस कहते हैं। हम देखते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना रॉबस्ट है। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है या नहीं। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर करेक्ट होता है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, वो करेक्ट सॉफ्टवेयर होता है। करेक्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? करेक्ट ओवर द टाइम। करेक्ट ओवर द टाइम मतलब वो स्टेबल है, स्टेबल है, वो भरोसे के लायक है। दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्ट आउटपुट। बट रॉबस्टनेस का मतलब होता है इनवैलिड इनपुट्स। इनवैलिड इनपुट्स, इनकरेक्ट इनपुट्स, अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स को हैंडल करना। नेक्स्ट बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एक अच्छे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में किसकी जरूरत नहीं होती है? देखो, एक अच्छे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो होंगी। एक अच्छे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो होगी। और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से पहले जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका स्कोप, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव तो इससे भी पहले लिखा होगा, तो इसकी भी जरूरत होगी। एल्गोरिदम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एसआरएस का पार्ट नहीं है। एल्गोरिदम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, एल्गोरिदम किसका पार्ट है? ये डिजाइन का पार्ट है, ये एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो एल्गोरिदम किसका पार्ट है?
डिजाइन का पार्ट है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, उसमें उस सॉफ्टवेयर को क्यों डेवलप कर रहे हैं हम, उसका गोल ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन होगा, लिखा हुआ होगा कि इस सॉफ्टवेयर को हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या गोल है, इसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये तीनों तो मस्ट है, ये तो होनी ही चाहिए। बट एल्गोरिथम किसका पार्ट है? डिजाइन का पार्ट है। नेक्स्ट बताएंगे, द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी in terms of its process speed, response time, resource consumption। सॉफ्टवेयर की वह विशेषता, वह एट्रीब्यूट जो इसकी प्रोसेस स्पीड, रेस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स कंजम्पशन के टर्म में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करता है। बताइए क्या है यार? रिलायबिलिटी तो भरोसे वाली चीज है, एडेप्टेबिलिटी मतलब चेंज, यूजेबिलिटी का मतलब क्या है? इजी टू यूज। अरे यूजर फ्रेंडली की बात हो रही है, ये तो इजी टू यूज। तो भाई प्रोसेस स्पीड, कहीं स्पीड कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? बताया ना, वो रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, कहीं ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम तो नहीं करेगा, नहीं तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। तो आंसर इज परफॉर्मेंस। क्या आंसर होगा? परफॉर्मेंस आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है? बताइए। वाटरफॉल मॉडल को क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल को लीनियर मॉडल भी कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल को फेज्ड मॉडल भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद डिजाइन होगा, डिजाइन के बाद कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद डेप्लॉयमेंट होगा, डेप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस होगा। तो फेज्ड मॉडल तो है, बट इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती। डिजाइन से मैं वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं आ सकता, कोडिंग से वापस डिजाइन पे नहीं आ सकता। तो यहां पर बैक ट्रैकिंग, कस्टमर फीडबैक नहीं होता, नो कस्टमर फीडबैक। नेक्स्ट बताएंगे, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन। इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसका रिस्क फैक्टर कंसीडर किया जाता है? बताइए कौन सा मॉडल है जिसमें प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? बताइए प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर को कौन से मॉडल में कंसीडर किया जाता है? अभी पढ़ाया आज की क्लास में। यस, दैट इज स्पाइरल मॉडल में प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज से कौन सा रिलेटेड है? बताइए जल्दी से। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जनरेटिंग आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आइडियाज जनरेट होने चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग
टेक्निकल प्लानिंग, डेवलपमेंट मैथोलॉजी, डेवलपमेंट मैथोलॉजी क्या होगी? टेक्निकल प्लानिंग का मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होगी? राइटिंग द क्रिएटिव ब्रीफ, राइटिंग द क्रिएटिव ब्रीफ मतलब क्या है? किसी भी एप्लीकेशन को मैं डेवलप कर रहा हूं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? विजन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन का विजन, ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर होगा डेट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट बताएंगे, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज करेस्पॉन्डिंग टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से संबंधित एक्टिविटीज का सही क्रम बताइए। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होगी, सिस्टम टेस्टिंग के बाद यूनिट नहीं होगी, बी तो गलत हो गया। यूनिट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग होगी, सिस्टम टेस्टिंग के बाद देखो इंटीग्रेशन के बाद इधर आ गया तो यहां पर वैलिडेशन टेस्टिंग होगी। आंसर क्या होगा? डेट इज ए। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल मॉड्यूल या इंडिविजुअल मॉड्यूल या कंपोनेंट टेस्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मॉड्यूल्स को, कंपोनेंट्स को, जो इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग में पूरे होल सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। और वैलिडेशन का मतलब है, वैलिडेशन का मतलब क्या है? कस्टमर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हम सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप कर रहे हैं? यूजर के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा यूजर है वो उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू इंप्लीमेंटेशन फेज ऑफ एसडीएलसी? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू इंप्लीमेंटेशन फेज ऑफ एसडीएलसी? कौन सी गतिविधि है जो एसडीएलसी के इंप्लीमेंटेशन फेज में नहीं होती है? जल्दी से बता दीजिए।
एक रियल इन्वायरमेंट में एक रियल एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है प्रोग्राम सही वर्क करना चाहिए। अगर फाइल्स का टाइप ओल्ड है तो उन्हें न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यूजर्स को ट्रेनिंग देंगे। अरे जब सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे तो नए नए चेंजेस थोड़ी करेंगे, तब नए नए चेंजेस थोड़ी करेंगे। मेरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, अब उसे मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें कोई भी न्यू चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस किसका पार्ट होता है? चेंजेस पार्ट होता है मेंटेनेंस का। किसका पार्ट होता है? मेंटेनेंस का पार्ट होता है। इंप्लीमेंटेशन का पार्ट चेंजेस नहीं होता है। यह अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्लियर है ये बात? तो अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूएमएल स्टैंड फॉर, यूएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग लैंग्वेज है। C++ और यूएमएल में क्या डिफरेंस होता है? C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहां पर प्रोग्राम के कोड को रन कराया जाता है, लेकिन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें डायग्राम्स बनाए जाते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम। बाकी मेजर 2 कैटेगरी होती है यूएमएल डायग्राम की, स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम मेरे स्ट्रक्चरल डायग्राम होते हैं। बिहेवियरल डायग्राम कौन से होते हैं? एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं। आज इतनी ही क्लास ले पाएंगे हम, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए।